हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हमको देखना है चैप्टर 5 का जितना अनसॉल्व्ड है, क्योंकि अब चैप्टर का जो थ्योरी पार्ट है वो लास्ट लेक्चर में ख़त्म हो गया था। तो आज से हम देखेंगे इसके अनसॉल्व्ड क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 5.1 क्वेश्चन है। देखिए 5.1 और 5.2 में कोई ऐसा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं है, सारे जो है एक स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उसके आंसर आपको जो है पढ़ के उसको देने हैं। तो वन बाय वन मैं पढ़ूंगा और जो उसका जवाब होगा उस हिसाब से देखा जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है 5.1 में कि अ वेक्टर नीड 3 क्वांटिटी फॉर अ स्पेसिफिकेशन। मान लो कोई ऐसा वेक्टर है जिसके लिए कोई 3 क्वांटिटी की नीड है, उसके स्पेसिफिकेशन के लिए आपको कह रहा है कि नेम द 3 इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। नाम बताना है कन्वेंशनली यूज्ड टू स्पेसिफाई द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं बी से। तो मान लो ये ट्रू नॉर्थ है, ठीक है, ट्रू नॉर्थ है, ये ट्रू साउथ है। इसके रिस्पेक्ट में हमने बताया था ये, ठीक है, कि कोई मैग्नेटिक लाइन है ये, ठीक है ना। ये क्या है? मैग्नेटिक मेरिडियन जिसको बोलते हैं, ये मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ अर्थ वो समझ लो। ड्यू टू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो उसका जो मैग्नेटिक एक्सिस है वो थोड़ा सा टिल्ट है, ऐसे समझो। ये थीटा डिग्री, ठीक है, इसको एंगल ऑफ डिक्लिनेशन बोलते हैं, ठीक है। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ठीक है। और ये जो होता है इसको थीटा डैश समझ लो, तो ये क्या होता है? डिप एंगल, ठीक है। और ये आपका बी ई, ठीक है ना, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो 3 कंपोनेंट इसके, एक तो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड होता था बी एच, जो हम, ठीक है ना, यूज करते थे। क्या होता था? बी एच इज इक्वल टू बी ई, और इसके साथ जो एंगल है वो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा डैश। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, ठीक है ना, इंटू कॉस थीटा डैश। यहाँ पे मैंने थीटा डैश डीप एंगल को दिखाया है। इन टर्म्स ऑफ डीप एंगल हम बोलेंगे तो बी ई कॉस थीटा डैश। और ये थीटा क्या है? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। यानी यही 3 टर्म इन्वॉल्व होते हैं। एक कहता है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन एंड डीप एंगल एंड हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। जो क्या पूछा इसमें? नेम द 3 इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कन्वेंशनली यूज्ड टू स्पेसिफाई द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो यही 3 होगा, ठीक है ना, डीप एंगल, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन और आपका हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद से 5.1 में जो सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, छोटा छोटा है, ज्यादा नहीं है कुछ। अब देखिए, ए पार्ट हो गया, बी पार्ट। बी पार्ट में कह रहा है द एंगल ऑफ डिप एट द लोकेशन इन द साउदर्न इंडिया इज ऑलमोस्ट 18 डिग्री, ठीक है। ठीक है, ये आपका मान लो क्या है, ये आपका नॉर्थ हेमिस्फेयर है, ठीक है ना, और ये साउथ हेमिस्फेयर है। तो आपका कह रहा है कि, ठीक है ना, ये आपका 0 डिग्री इक्वेटर है, ठीक है, ये पोल होता है, ये 90 डिग्री पे आपका पोल है, और ये 0 डिग्री पे इक्वेटर है। आपसे ये कह रहा है कि एंगल ऑफ डिप एट द लोकेशन ऑफ साउदर्न इंडिया इज अबाउट 18 डिग्री, ठीक है। तो मान लो ये आपका इंडिया है, तो इसका साउदर्न पार्ट इधर पड़ेगा, ठीक है। तो साउदर्न पार्ट इधर पड़ेगा, तो यहाँ पे जो डिप एंगल है साउदर्न पार्ट के लिए, ठीक है, डिप एंगल की वैल्यू दे रहा है 18 डिग्री। कितना? 18 डिग्री। अब आपसे कह रहा है कि वुड यू एक्सपेक्ट अ ग्रेटर और स्मॉलर डीप एंगल इन ब्रिटेन। तो देखो, लोकेशन चेंज होने पे मैंने बोला था कि पर्टिकुलर लोकेशन पे क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड होगा। क्या बोलते हैं, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो डिफरेंट डिफरेंट, उसकी वजह से क्या होगा, जो डिक्लिनेशन होगा वो डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है ना। अगर मैग्नेटिक नीडल को यहाँ पे डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट मैग्नीट्यूड होगा, तो उसकी वजह से जो है डिक्लाइन कम और ज्यादा होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से एंगल ऑफ जो डिप एंगल है या एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे क्या होगा, डिफरेंट मिलेगा, ठीक है। वो एग्जैक्टली यूनिफॉर्म नहीं है हर जगह। तो उस वजह से अब ये देखो, अब ये क्या करना है, हम क्या करेंगे, जैसे मान लो दिमाग में ये बैठा लो कि इस तरीके से कुछ है, मान लो इस तरीके से कुछ क्या है, मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ अर्थ है। तो इधर क्या है आपका नॉर्थ पोल है, और इधर क्या है, मान लो साउथ पोल है। तो जो पोल वाला हिस्सा है वो बहुत ही स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होता है वहाँ पे, और जो बीच वाला हिस्सा है वहाँ पे क्या होता है, वीक मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है, कंपेरेटिवली इसके रिस्पेक्ट में। तो होगा क्या कि जो उधर एकदम हिस्सा आएगा, यानी कि जैसे जैसे हम क्या करेंगे, इस 0 डिग्री रेफरेंस से एकदम नॉर्थ की तरफ चलेंगे, तो क्या होगा, वैल्यू ऑफ
जो डीप एंगल है वो बढ़ेगी, और नीचे चलेंगे तो क्या होगा, वैल्यू ऑफ डीप, ठीक है ना, इधर। यानी कहने का मतलब है कि इक्वेटर से दूर जाने पे आइदर साउथ और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वैल्यू ऑफ डीप एंगल बढ़ेगी, क्योंकि जो इफेक्ट ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, जो इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो बढ़ेगा। ठीक है, तो इसको ऐसे समझना है। तो अगर हम ये कहें कि अगर इक्वेटर के रेफरेंस में ये जो भारत के साउथ हिस्से में बोल रहा है, साउदर्न पार्ट थोड़ा सा यही पड़ेगा, तो अगर इसके रेफरेंस में ब्रिटेन का वो देखें तो वो इक्वेटर से और डिस्टेंस पे होगा भाई, ठीक है ना। अगर आप मैप में देखेंगे तो यहाँ अगर भारत है तो ब्रिटेन का जो 0 डिग्री से वो और, ठीक है ना, उसका जो अक्षांश होगा यानी कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, वो इस 0 डिग्री के रेफरेंस में कंपेरेटिवली भारत के वो और डिस्टेंस पे होगा, ठीक है ना, यानी कि और ऊपर होगा। तो यानी कि हम क्या कर रहे हैं, इक्वेटर से दूर जा रहे हैं। तो जैसे ऐसे, तो यहाँ पे आप लिखोगे फॉर इन केस ऑफ ब्रिटेन, बोला है ना, बोला है कि डीप एंगल ज्यादा होगा कि कम, तो फॉर ब्रिटेन, ठीक है ना, डीप एंगल क्या होगा, मोर होगा, ठीक है ना। और किसके रेफरेंस में, इसके रेफरेंस में, ठीक है। तो बस मैं ये लिख दे रहा हूँ कि मोर होगा, क्यों होगा, क्योंकि इसका जो, ठीक है ना, इक्वेटर से डिस्टेंस है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू भारत को जो साउदर्न पार्ट है उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसको ऐसे दिमाग में बैठा लीजिए कि जो मैग्नेटिक एक्सिस है उसका जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा, और जहाँ इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा वहाँ पे ही डीप एंगल की वैल्यू सबसे ज़्यादा मिलेगी। यानी कि इक्वेटर से दूर जाने पे, चाहे नॉर्दर्न पार्ट में, चाहे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, चाहे साउदर्न हेमिस्फीयर में, वो आपका क्या मिलेगा, वैल्यू ऑफ डीप एंगल ज़्यादा मिलेगा। अब आपका सी पार्ट है, ठीक है ना। ऐसे ही कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें दिमाग में बैठा लेंगे एक बार, तो अगर ऑब्जेक्टिव में इस तरीके की चीज़ें पूछी जाएंगी तो फटाक से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। If you made a map of magnetic field line at a Melbourne in the ऑस्ट्रेलिया, देखिए तो जब ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा है, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया आपका, जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये 0 डिग्री है, तो ये आपका क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, और ये आपका साउदर्न हेमिस्फीयर है। तो ऑस्ट्रेलिया इधर आएगा, ठीक है, साउदर्न हेमिस्फीयर में आता है, मैप में आप देखेंगे तो इधर आएगा, ठीक है। तो हमें मैप की जानकारी नहीं, हमें ये पता होना चाहिए कि ठीक है ना, कि जियोग्राफी में कि मतलब किसका लोकेशन किस साइड में है अर्थ के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। अगर हम इक्वेटर है तो इक्वेटर के रिस्पेक्ट में कौन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, कौन साउदर्न में है, उससे थोड़ा सा इस चैप्टर में मदद मिलेगी। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इफ यू मेड अ मैप मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट अ मेलबोर्न, ठीक है, इन ऑस्ट्रेलिया, would the line seems to be go into the ground or come out the ground। तो देखो होगा क्या, अगर हम ये मान लें कि इस तरीके से मैग्नेटिक एक्सिस है, ठीक है, तो इधर क्या होगा, नॉर्दर्न पोल होगा, इधर होगा साउदर्न पोल होगा, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर द अर्थ क्या होती है, ठीक है। देखो जनरली होता क्या है कि नॉर्थ से निकल के साउथ को जाना है, बट यहाँ उल्टा होता है, साउथ से, ठीक है ना, एग्जिट हो रही है, ठीक है ना, लाइंस, और नॉर्थ को आके मिलती हैं, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ द अर्थ, ठीक है ना, इन केस ऑफ अर्थ, उसके रेफरेंस में बात करेंगे तो जो फील्ड लाइंस होती हैं वो साउथ पोल से निकलकर इधर जा रही हैं, नॉर्थ पोल की तरफ जाती हैं। तो अगर हम यहाँ, अब ये साउथ पोल किधर पड़ रहा है, जो अगर मैग्नेटिक एक्सिस हम रेफरेंस लेंगे उसको अर्थ को, तो उसका जो मैग्नेटिक एक्सिस है उसका जो साउथ पोल है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ पोल है। तो नॉर्थ साउदर्न हेमिस्फीयर में ऑस्ट्रेलिया पड़ेगा। तो इसके रेफरेंस में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही हैं, निकल के ग्राउंड से जाएंगी। यानी कि इसके रेफरेंस में आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि वुड द लाइन सीम्स, यानी कि आपको फील होंगी, सीम्स टू गो इनटू द ग्राउंड और कम आउट द ग्राउंड। तो आपको क्या होगा आंसर, लाइन सीम्स कम आउट द ग्राउंड। रीजन पता चल गया, रीजन आपको यही देना है कि जो अर्थ, ठीक है, मैग्नेटिक एक्सिस है, ठीक है, तो उस जो उसका एक्सिस होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि उसका नॉर्दर्न पोल जो है, ठीक है ना, बाहर मैग्नेट समझिए, इमेजिन करिए, उसका एक पोल होगा, दो पोल होंगे, साउथ पोल, नॉर्थ पोल। साउथ पोल किधर पड़ेगा, ठीक है ना, साउदर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्थ पोल किधर पड़ेगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, ठीक है ना, साउथ से एग्जिट होके साउथ पोल से नॉर्थ पोल पे जाती है। अब साउदर्न हेमिस्फीयर में ऑस्ट्रेलिया पड़ेगा, तो यहाँ पे जो फील्ड लाइंस होंगी वो क्या हो रही होंगी,
सीम्स टू बी कम आउट, ऐसा फील होगा। और नॉर्दर्न में जो हिस्सा पड़ेगा वहाँ पे लगेगा कि वहाँ पे फील्ड लाइंस आ रही हैं। बस इतना ही कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा के रखना है। बस ये दिमाग में रख लेना कि बार मैग्नेट का केस और अर्थ, ठीक है ना, इन रिस्पेक्ट ऑफ अर्थ जो फील्ड लाइंस का डायरेक्शन है वो चेंज है, वो याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है इस तरीके का, अच्छा है। देखिए डी में क्या कह रहा है, इन विच डायरेक्शन वुड अ कंपास फ्री टू मूव इन अ वर्टिकल प्लेन पॉइंट, ठीक है ना, पॉइंट टू इफ लोकेटेड राइट ऑन द जियोमैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ पोल। देखिए जो भी आपका कंपास होगा, अगर आप क्या, वो फ्री टू मूव है, ठीक है, तो कह रहा है किस डायरेक्शन में वो रोटेट करेगा। तो देखो कोई भी ठीक है, मान लो ये, ठीक है, ये क्या मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ, ठीक, मैग्नेटिक एक्सिस है ये अर्थ का, ठीक है, ये नॉर्थ पोल है आपका, ठीक है, ये साउथ पोल है। जब भी आप किसी मैग्नेटिक, ठीक, किसको बोला है, कंपास है, ठीक है, तो वुड द कंपास फ्री टू मूव इन अ वर्टिकल प्लेन पॉइंट टू विच लोकेशन, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, टुवर्ड्स द पोल होती है, ठीक है ना। तो फील्ड लाइंस ऑलवेज, ठीक है ना, टुवर्ड्स पोल होती है, ठीक है ना। अब जैसे इसके रिस्पेक्ट में बात करें, अर्थ के रिस्पेक्ट में, तो क्या होंगी, जो साउथ से जो है लाइंस निकल के नॉर्थ की तरफ जाएंगी, तो होगा क्या, जो मैग्नेटिक नीडल है या जिसको कंपास बोल रहे हैं, वो क्या होगा, इस फील्ड लाइंस के लिए वो क्या होगा, इसके प्रति उसका सेंसर वो क्या करेगा, वो हमेशा ये ट्राई करेगा कि वो डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस के अलाइन, ठीक है ना, उसके लाइन में आ जाए। यानी कि अगर हम ये कहें कि फील्ड लाइंस जो है वो पोल की तरफ है, तो वो हमेशा क्या करेगा, अलाइन होने की कोशिश करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ठीक है ना। तो फील्ड अगर हम ये कह रहे हैं कि साउथ से निकल रही है नॉर्थ को जा रही है, ऐसे समझो, ठीक है। तो अच्छा, मैंने एक चीज बताया था आपको कि जो निडल्स हैं वो कुछ इस तरीके से अपने आप को अरेंज करती हैं, वो अगर सस्पेंडेड उनको लटकाते हैं और फ्री टू रोटेट है, वो कहीं से वो इंच नहीं है, तो वो अपने आप को कुछ, ठीक है ना, डायरेक्शन ऑफ फील्ड के अलाइन कर देती हैं। तो जो उनका अलाइनमेंट होता है उसमें जो नॉर्थ पोल होता है वो नॉर्थ को, ठीक है, जो नॉर्थ हिस्सा होता है उसको हम नॉर्थ पोल बोलते हैं, और जो साउथ होता है उसको साउथ पोल बोलते हैं, ठीक है। बट एक्चुअली में वो कह रहा है कि जो नॉर्थ पोल है वो इधर किधर की तरफ जा रहा है, साउथ की तरफ जा रहा है। एक्चुअली में उल्टा है ना, देखो अगर अर्थ के रेफरेंस में देखें तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस क्या है, डिफरेंट है। इसलिए क्या हो रहा है, जो इसका नॉर्थ पोल है वो इस तरफ को अट्रैक्ट कर जा रहा है, क्योंकि इधर फील्ड लाइंस क्या है, एक्चुअली में होना क्या चाहिए, बार मैग्नेट के केस में, ठीक है ना, अगर ये साउथ है ये नॉर्थ है, तो नॉर्थ से फील्ड लाइंस निकल कर, ठीक है, और साउथ से नॉर्थ को जाती हैं, ऐसे क्लोज कर्व बनाती हैं। लेकिन यहाँ फील्ड लाइन क्या हो रहा है अर्थ के रिस्पेक्ट में, यहाँ देखो उल्टा हो रहा है, साउथ से निकल रही हैं और नॉर्थ को जा रही हैं। तो एक तरीके से अगर हम मन में सोचें तो ये होगा क्या, ये जो नॉर्थ पोल है वो बार मैग्नेट का साउथ पोल है। यहाँ जो नॉर्थ अर्थ का जो नॉर्थ पोल है वो बार मैग्नेट के लिए क्या है, साउथ पोल है। इसीलिए जो बार मैग्नेट का नॉर्थ है वो इसके नॉर्थ की तरफ चला जाता है, समझ में आ रहा है। तो सीधी सी बात है कि उसका जो आंसर होगा वो जो कंपास है वो इन द फील्ड लाइन, ठीक है ना, फील्ड लाइंस के डायरेक्शन में क्या होंगी, अलाइन हो जाएंगी। और अगर ये क्या है, मान लो मैग्नेट है, ठीक है ना, ये अगर ये कंपास है, नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है, तो वर्टिकली वो क्या होंगी, इस तरीके से उनका अलाइनमेंट हो जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अगर ऐसे हैं तो ऐसे हो जाएंगे, ऐसे फील्ड लाइंस तो ऐसे हो जाएंगी। यानी कहने का मतलब है सीधा इसका आंसर आप दे देंगे, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस टुवर्ड्स द वर्टिकली नॉर्थवर्ड, ठीक है ना। अगर इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, तो अगर हम इस, ठीक है ना, इस प्लेन पे देखें आप, तो क्या होगा, जो कंपास होगी वो कुछ इस तरीके से, ठीक है ना, अलाइन हो जाएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ठीक है, क्योंकि फील्ड लाइन जो होती है वो उनका डायरेक्शन क्या होता है, टुवर्ड्स द पोल, आइदर नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ओके। तो इनका जो वो मैग्नेटिक जो कंपास है आपका, उसका जो नॉर्थ पोल है वो
इसकी तरफ मूव कर जाएगा, यानी नॉर्थ नॉर्थ को इंडिकेट करेगा, साउथ साउथ को इंडिकेट करेगा। बट अर्थ के रिस्पेक्ट में एक्चुअली में नॉर्थ पोल जो है अर्थ का वो क्या है, बार मैग्नेट के लिए साउथ पोल की तरह अटैक मतलब क्रिएट करेगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है इन रिस्पेक्ट टू बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट के लिए जो नॉर्थ पोल है वो साउथ पोल की तरह बिहेव कर जा रहा है अर्थ का, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें आपका सीधा एक ही आंसर था कि जो आपका कंपास है वो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन के लाइन में अलाइनमेंट होगा उसका, और टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल, ठीक है। तो ये हो गया आपका। फिर इसमें ई क्वेश्चन जो बोला था, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा उसका, ठीक है ना, क्योंकि अर्थ के रेफरेंस में बार मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो हमेशा उसी तरफ जाता है जिधर नॉर्थ के डायरेक्शन जाता है। देखने को देखो, देखा जाए तो हम बोलते हैं नॉर्थ नॉर्थ की तरफ है, साउथ साउथ की तरफ है, लेकिन एक्चुअली में नॉर्थ किधर जाएगा, साउथ की तरफ जाएगा। और अर्थ का जो नॉर्थ पोल है वो बार मैग्नेट के लिए साउथ पोल की तरह बिहेव करता है, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन रिस्पेक्ट ऑफ अर्थ इज डिफरेंट एज कंपेयर टू बार मैग्नेट में, ठीक ना। इसके बाद से आपका ई पॉइंट है, इसमें कह रहा है द अर्थ फील्ड इट इज क्लेम्ड रफली अप्रोक्सीमेटली द फील्ड ड्यू टू द डाइपोल मैग्नेटिक। चलिए, कह रहा है कि जो अर्थ फील्ड है, अब अर्थ फील्ड नहीं पता है, मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा है, बी इज क्लेम्ड, उसकी वजह से कह रहा है कि रफली अप्रोक्सीमेट द फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल मैग्नेटिक मूवमेंट कितना मिल रहा है उस, अब कोई होगा फील्ड, उसकी वजह से डाइपोल मैग्नेटिक मूवमेंट मिल रहा है 8 × 10⁻22 जूल पर टेस्ला। फिर कह रहा है लोकेटेड एट द सेंटर, ठीक है, अर्थ के सेंटर पे है। चेक ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, यानी कि बी की वैल्यू बतानी है कि तो बी कितना है जिसकी वजह से इतना डाइपोल मूवमेंट का, ठीक है ना, मतलब जो डाइपोल रखा हुआ है उसका जो डाइपोल मूवमेंट है वो इतना मैग्नीट्यूड मिल रहा है, जो सेंटर पे, ऐसे समझो सेंटर पे ऐसे कोई, ठीक है ना, डाइपोल है, ठीक है, जिसका, और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड मान लो, ठीक है, इधर यहाँ पे या यहाँ पे, ठीक है, मान लो मिल रहा है, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 8 × 10⁻22। तो अब बताओ, कोई बार मैग्नेट है, उसके इक्वेटोरियल पोजीशन पे बी का फॉर्मूला क्या होता है, μ0/4π और m/में r क्यूब। तो r क्या होता है, डिस्टेंस, ये रेडियस ले लेना, रेडियस ऑफ द अर्थ ले लेना। तो अब ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 10⁻⁻7। अब मैग्नेटिक मोमेंट आपको दे रखा है 8 × 10⁻22, और डिस्टेंस आपको नहीं दे रखा है तो आप अपनी तरफ से ले लेना 6400 किलोमीटर, तो इंटू 1000 कर देना, मीटर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेना, तो जो वैल्यू आएगी वो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की आ जाएगी, ठीक है। डिपेंड करता है कि जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो 6400 एग्जैक्ट दिया है या 6370 किलोमीटर भी होता है, ठीक है। कभी तो जो लेना है वो ले लेना, उसके हिसाब से सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा वैल्यू। बस आपको ये फॉर्मूला लगा देना है कि इन इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक ना, इसके रेफरेंस में इक्वेटोरियल पोजीशन पे बी की वैल्यू कितनी होगी बार मैग्नेट्स के लिए, इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा, बी = μ0/4π m/r³। ये फॉर्मूला, ठीक है, पढ़ रखा है। और इसी के इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या होता था, 2m/r³। अगर इक्वेटोरियल होता था तो क्या होता था, अगर ये बार मैग्नेट है तो इक्वेटोरियल पोजीशन ये होता है इसी की लाइन में, और सॉरी एक्सियल पोजीशन होता है ये इसके लाइन में, और इक्वेटोरियल पोजीशन इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो अगर बार मैग्नेट ऐसे है तो इसके इक्वेटोरियल ये होगा, बार मैग्नेट ऐसे है तो इक्वेटोरियल ये होगा। बात समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन कोई बहुत मतलब टफ नहीं था, वैल्यू दी हुई थी, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या लगाना है, ओके। ये हो गया आपका। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखते हैं, एफ में कह रहा है कि जियोलॉजिस्ट क्लेम दैट बिसाइड्स द मेन मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ पोल, कह रहा है कि जो अर्थ का मेन, मान लो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, अर्थ का जो मैग्नेटिक एक्सिस है उसका जो मेन नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उसके अलावा, ठीक है, बिसाइड्स मतलब उसके अलावा, कह रहा है कि जियोलॉजिस्ट क्लेम
that the besides the main magnetic north south pole there are several local poles, यानी कि इसके अलावा जो मेन नॉर्थ और साउथ पोल है उसके अलावा बहुत सारे नॉर्थ साउथ पोल हैं लोकली, ठीक है, जो एग्जिस्ट कर रहे हैं on the earth surface orientation is different direction. How is such a thing possible at all? यानी कि इस बारे में आप क्या सोचते हैं, यानी कि क्या ये पॉसिबिलिटी है? यस, देखो अर्थ के अंदर क्या है, बहुत सारे मिनरल्स हैं, ढेर सारे मिनरल्स हैं, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ मिनरल्स, और ठीक है ना, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ मिलती है वो ड्यू टू दिस मिनरल्स की वजह से। और मिनरल्स में किस प्रकार के, जिनका नेचर कैसा होगा, यानी कि जिनमें कुछ ना कुछ क्या होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी, यानी कि जो मैग्नेट के, ठीक है ना, यानी कहने का मतलब ये है कि ड्यू टू दीज मिनरल्स, सारे मिनरल्स तो नहीं लेकिन कुछ ऐसे मिनरल्स होंगे जिनका मैग्नेट, ठीक है ना, मैग्नेटिक बिहेवियर होगा, ठीक है ना, लाइक निकिल है, आयरन है, तो इस तरीके से कॉपर है, तो ये सारे जो मिनरल्स हैं ना वो, ठीक है, हर, अब ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर जगह पे है कि ये मिनरल्स पाए जाते हैं, तो डिफरेंट प्लेस पे ये मिनरल्स की उपस्थिति के कारण अर्थ के अंदर ये ऐसा एग्जिस्टेंस देखने को मिल सकता है कि डिफरेंट पॉइंट पे आपको डिफरेंट मैग्नेट, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड मिले, और ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, आपका जो उसका एक्सिस होगा उसका पोल क्रिएट होगा, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल। यानी कहने का मतलब ये है कि ड्यू टू, सीधा से इसका आंसर है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मिनरल्स, ठीक है ना, और मैग्नेटिक टाइप ऑफ नेचर होना चाहिए उसका, ठीक है, यानी मैग्नेट के लिए क्या हो, सेंसिटिव हो, ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड एरिया में आने पे कुछ ना कुछ सेंसेशन हो उसमें, यानी कि इस तरीके के है, वो बहुत सारे मिनरल्स हैं, ठीक है। तो अब बस ये है कि उनका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है बट है, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, मिनरल्स इनसाइड द अर्थ ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन केवल आपसे जस्टिफाई करने को बोला है कि ऐसा है क्या, आप क्या सोचते हैं, तो ये है, ठीक है। अब इसका कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं था, बस हाँ ये है कि इसका वही मतलब प्रेजेंस ऑफ मिनरल्स की वजह से, ठीक है, जिनका नेचर क्या हो, मैग्नेटिक नेचर हो, ठीक है ना। इसके बाद से क्या हो, 5.2 में कह रहा है कि जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, 5.2 का ए, द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड वेरीज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट इन द स्पेस, डज इट आल्सो चेंज विद द टाइम, इफ सो ऑन व्हाट टाइम स्केल इट डज द चेंज। देखिए, तो कह रहा है कि क्या टाइम के साथ भी अर्थ मैग्नेटिक फील्ड चेंज देखने को मिलेगा। देखो, तो जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है इसके बारे में ये कहाँ से आया कि कंक्लूजन कहाँ से दिया गया कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है, तो इसका अभी तक यही रीजन लिया गया कि ड्यू टू कन्वेक्शन करंट, और किसकी वजह से, जो आउटर कोर में, इनर कोर है, आउटर कोर में बहुत सारे जो है क्या है, निकिल और आयरन की उपस्थिति के कारण, जो, ठीक है ना, मॉल्टन स्टेज में हो, तो उनका जो, उसकी वजह से जो हमको क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस मूवमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से कन्वेंशनल करंट मिल रही है, और ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट की वजह से क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है, जिसकी वजह से हम बोल रहे हैं कि अर्थ मैग्नेटिज्म एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। लेकिन आप ये भी पढ़ रहे हो कि जो अर्थ के अंदर जो बहुत सारी प्लेट्स होती हैं, ठीक है ना, अभी जो अर्थक्वेक वगैरह आते हैं तो वो क्या हो रहा है कि शिफ्टिंग हो रही है, यानी कि जो बहुत सारी प्लेट्स हैं ना वो एक दूसरे पे इस तरीके से हैं, तो वो क्या हो रहा है, उनमें लगातार, लेकिन ये प्रोसेस बहुत स्लो हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। ड्यू टू मूवमेंट ऑफ दिस क्या हो रहा है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या हो रहा है कि इधर उधर हो रहा है, यानी कि जो चीजें जहाँ पे हैं वो वहां पे ना रह के क्या हो रहा है, उनकी पोजीशन बदल रही है, तो उससे क्या हो रहा है कि ऐसा हो सकता है इन फ्यूचर, यानी कि वेरी लॉन्ग टाइम की बात करें, यानी कि बहुत लंबे समय में, 100 साल, 200 साल, 400 साल, इस तरह की बात करें, तो आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा हुआ है कि डज इट ऑल्सो चेंज विद टाइम, तो हाँ ऐसा हो जाएगा ड्यू टू, ठीक है ना, एक लॉन्ग टाइम के बाद, यानी कि 100-200 ईयर के बाद ऐसा कुछ हो सकता है, या 400 साल 500 साल के बाद की बात कर रहे हैं, यानी कि कोई फिक्स टाइम नहीं है, लेकिन अगर टाइम के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है कि ऑन व्हाट टाइम स्केल, तो आपको बताना पड़ेगा ईयरली बेसिस, ठीक है ना, ईयरली नहीं मतलब क्या बोलते हैं उसको, एनुअली, मतलब क्या बोलते हैं, सैकड़े को जो भी आपको बोलना है, ठीक है ना, 100 साल 200 साल के बाद, इस तरीके से, यानी कि जो टाइम पीरियड है वो बहुत ही इन ईयरली मैनर में आएगा, ठीक है। तो ये नहीं कि 2 सेकेंड 4 सेकेंड में ऐसा चेंज हो जाएगा, बहुत लॉन्ग टाइम के बाद, ठीक है। और इसका रीजन क्या है कि ड्यू टू मोमेंट ऑफ प्लेट्स, ओके। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, चीज़ों का जो है पोजीशंस बदल रहा है, ठीक है, रेफरेंस में,
तो उसकी वजह से देखो किसी चीज़ का पोजीशन अगर रिस्पेक्टिव रेफरेंस में बदल जाएगा, पहले कोई और थी अब जगह उसका चेंज हो गया, तो क्या होगा, जो वैल्यू थी वो क्या होगी, चेंज होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ ठीक है ना, क्या बोलते हैं अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, वो भी चेंज हो सकता है, ये बात है। तो ये सब क्वेश्चन का एक व्यवहारिक ठीक है ना रूप से आप सोच सकते हैं कि क्या इसका एक्सप्लेनेशन होना चाहिए और उसका जवाब, इसका कोई एग्जैक्ट जो है पर्टिकुलर आंसर नहीं है, ठीक है। वही आंसर है इसका कि मोमेंट ऑफ, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ, ठीक है ना, ये जो प्लेट्स हैं वो क्या हो रही हैं, एक लॉन्ग टाइम के बाद इधर उधर शिफ्टिंग हो रही है प्लेट्स में, कहीं प्लेट्स जो है दूर हट रही हैं, कहीं पास आ रही हैं, ठीक है ना, ऐसा भी हो रहा है, कहीं क्या हो रहा है स्लाइडिंग होके अगल बगल में हो रही है, तो इसकी वजह से ऐसा देखने को मिलेगा। तो आपसे क्वेश्चन ये बोला था कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड वेरीज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट इन द स्पेस एंड डज इट चेंज विद टाइम, यस, तो टाइम के साथ ये चेंज हो जाएंगे एक लॉन्ग टाइम के बाद। अब कह रहा है कि अर्थ कोर इज नोन टू कंटेन आयरन, बी वाला क्या है, अर्थ कोर इज नोन टू कंटेन आयरन येट जियोलॉजिस्ट, देखो जो अर्थ का जो कोर सिक्स, ठीक है ना, कोर हिस्सा है, ठीक है ना, एक क्रस्ट है, ठीक है ना, फिर मेंटल है, फिर कोर है, फिर क्रस्ट है सबसे ऊपर, तो क्रस्ट मेंटल कोर, कोर में भी आपका इनर कोर है और आपका आउटर कोर है, ठीक है ना, तो इनर कोर आउटर कोर। अब ये कह रहा है जो इनर कोर हिस्सा है इसमें क्या कह रहा है, आयरन है, और जो इनर पार्ट है ना एकदम मॉल्टन स्टेज में है, यानी कि पिघला हुआ है, ऐसे समझो एकदम लिक्विड फॉर्म में है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो अर्थ कोर इज नोन टू कंटेन, पता है कि आयरन है, और ये कह रहे हैं कि येट जियोलॉजिस्ट डू नॉट रिगार्ड दिस एज अ सोर्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, यानी कि इस कोर सेक्शन में आयरन मॉल्टन स्टेज में है, ये कह रहे हैं कि जियोलॉजिस्ट उसको नहीं मानते हैं कि ये मैग्नेटिज्म, ठीक है ना, क्या कारण है। तो क्यों ऐसा कह रहे हैं, देखो अर्थ क्या है, ये आयरन क्या है, एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है ना, लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल या पैरामैग्नेटिक मटेरियल का जो वो होता है कैरेक्टरिस्टिक, अभी पढ़ा था इसमें कि क्या होता है कि टेम्परेचर पे ये डिपेंड करता है इनका, ठीक है, जो मैग्नेटाइजेशन है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। तो जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है तो वैल्यू ऑफ टेम्परेचर जब बढ़ेगी तभी तो ये जो आयरन होंगे वो मॉल्टन स्टेज में आए होंगे, यानी कि ड्यू टू इंक्रीमेंट ऑफ टेम्परेचर मैग्नेटाइजेशन वैल्यू क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, यानी ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है यानी आयरन जो है वो अपना मैग्नेटिज्म क्या किया होगा, यानी कि जो मैग्नेटाइजेशन कैपेबिलिटी है वो लॉस हो गई होगी इसकी, ठीक है। तो उसकी वजह से आपको यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा इसका, इसलिए वो ऐसा कहते हैं कि वो एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है और मॉल्टन स्टेज में आने के कारण वो क्या हो गया, इसका मतलब इंक्रीज टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से ठीक है प्रॉपर्टी उसकी लॉस हो गई है, यानी कि मैग्नेटाइजेशन लॉस हो गया, ड्यू टू लॉस ऑफ मैग्नेटाइजेशन वो क्या होगा, वो मैग्नेटिज्म का कारण नहीं हो सकता, ऐसा ये मानना है, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा इस रिलेशन से, ठीक है ना, मैग्नेटाइजेशन जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू 1/t होता है, यानी कि t बढ़ेगा तो ये घटेगा, तो इसका रीजन ये दिया गया, यही रीजन होगा इसका, ठीक है। तो 5.2 में आपका बी क्वेश्चन ये था। उसके बाद से सी में कह रहा है कि समझ में आ गया होगा, अब देखिए सी वाले पार्ट में क्या कह रहा है, द चार्ज करंट इन द आउटर कंडक्टिंग रीजन ऑफ अ अर्थ कोर, ठीक है ना, आर द थ्रू आउट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द अर्थ मैग्नेटिज्म, ओके। चार्ज करंट कह रहा है जो कन्वेक्शन करंट होती हैं इन द आउटर कंडक्टिंग रीजन ऑफ अ अर्थ कोर आर थॉट टू बी, इसको कह रहा है कि सोचिए कि ये रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थ मैग्नेटिज्म है, ठीक है। व्हाट माइट बी बैटरी, किस तरीके की बैटरी, ठीक है ना, टू सस्टेन दिस करंट, तो देखिए इस, अब ये क्या है, ये जो मैग्नेटिज्म है जो अर्थ है वो क्या है, एक लॉन्ग टाइम का प्रोसेस, मतलब कि वो हमेशा शाश्वत बना हुआ है ऐसा समझो। तो कोई चीज हमेशा बना रहे या एक लॉन्ग टाइम के लिए एग्जिस्टेंस बना रहे जिसका, तो उसके लिए हम किस प्रकार का बैटरी हो, जो कैसा बैटरी लें, तो हम क्या करेंगे एक रेडियो एक्टिव मटेरियल वाला सिस्टम ले लेंगे, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स, ठीक है ना, ये इनका ये क्या करते हैं, ये कंटिन्यूअस, ठीक है ना, ये
क्या करते हैं, रेडिएशंस करते हैं। तो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपसे पूछा है कि व्हाट माइट बी द बैटरी, तो आप लिखोगे रेडियो एक्टिव मटेरियल्स बैटरी टू सस्टेन द दीज करेंट्स, बिकॉज ये क्या करते हैं, ये जो रेडिएशंस करते हैं वो एक लॉन्ग टाइम तक, और हमको वहाँ पे वही बोला है कि इस तरह के करंट को सस्टेन करने के लिए क्या होना चाहिए, व्हाट टाइप ऑफ बैटरी, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स, ठीक है ना। इस टाइप के मटेरियल्स यूज करोगे तो क्या होगा, एक लॉन्ग टाइम तक आपका सस्टेन करेगा इस तरीके का जो करंट है। बात समझ में आ रहा है, सिंपल, ऐसे सोचना था। फिर कह रहा है द अर्थ में हैव even the reverse the direction of its field several times during its history of 4 to 5 billion years। कह रहा है कि ऐसा हुआ होगा कि 4 से 5 बिलियन ईयर्स पहले अर्थ में हैव इवन द रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ओके ओके, सेवरल टाइम्स, बहुत बार ऐसा हुआ होगा ड्यूरिंग द 4 to 5 बिलियन ईयर्स। कह रहा है कि हाउ कैन द जियोलॉजिस्ट नो अबाउट द अर्थ फील्ड इन सच डिस्टेंट पास्ट। तो जियोलॉजिस्ट क्या करते हैं भाई, अध्ययन करते हैं किसी चीज का, तो जो बेस रहा होगा जिसकी वजह से हमने क्या किया, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को मतलब सेलेक्ट किया कि वो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में है। तो देखो जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, अब ये कुछ नहीं पता है, इसका आंसर क्या देगा आदमी, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब ये सारी चीजें जो है वो एनालिसिस करने के बाद जियोलॉजिस्ट ने डिसाइड किया कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी ये डिसाइड करेंगे, ठीक है ना, कि पास्ट में वो जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है वो किस प्रकार से उनके डायरेक्शन में चेंज आया होगा, नहीं आया होगा, या कितनी बार चेंज हुआ होगा, तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी, ठीक है, हाउ, ठीक है ना, दे आर डिसाइडिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हाउ मेनी टाइम्स चेंज, ठीक है, यानी कि कितनी टाइम चेंज हुए होंगे, किस डायरेक्शन में रहा होगा, ये सारी चीजें हैं। तो इसका कोई मतलब पर्टिकुलर आंसर नहीं है। ओके, अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चन है, इसका कोई ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर आंसर निकाल कर रख दिया जाए, क्या बोल रहा है बस उसके बेसिस पे समझना है और बोलना है। उसके बाद से कह रहा है कि ओके, कौन सा क्वेश्चन था, डी। इसके बाद से कह रहा है कि ई वाले क्वेश्चन में, ई में कह रहा है कि द अर्थ फील्ड डिपार्ट फ्रॉम इट्स डाइपोल शेप substantially at the large distance greater than about 30,000 किलोमीटर, व्हाट एजेंसी में बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्टॉर्शन। देखिए तो जो अर्थ है, ठीक है, स्पेस में मान लो ये अर्थ है, अर्थ के सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है, और एटमॉस्फेयर, ठीक है ना, अब आप जान रहे हैं कि जो इसमें डिफरेंट डिफरेंट लेयर हैं आपका, ठीक है ना, एक आपका क्या है, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर है, ओके, स्ट्रेटोस्फेयर है, मेसोस्फेयर है, ठीक है ना, आयनोस्फेयर है। तो जो आयनोस्फेयर है ना, आयनोस्फेयर में बहुत सारे आयंस हैं, क्या है, आयंस हैं, ड्यू टू दीज, ठीक है ना, आयंस, ये क्या है, ये मोशन यानी मूविंग स्टेज में है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज आयंस, ये मूविंग स्टेज में है, तो इसकी वजह से जो क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है, वो क्या कर रहा है, इफेक्ट डाल रहा है इस पे। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि अर्थ में हैव इवन द रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ इट्स फील्ड सेवरल, सॉरी द अर्थ फील्ड डिपार्ट, ठीक है ना, फ्रॉम इट्स डाइपोल शेप सब्सटेंशियली एट द लार्ज डिस्टेंस, ठीक है, व्हाट एजेंसी में बी रिस्पॉन्सिबल। तो आप बोलोगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ठीक है ना, ऑफ आयन, एजेंसी में आप नाम लोगे किसका, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस इन आयनोस्फेयर, ठीक है, इन मूविंग स्टेज, ठीक है ना, इन मूविंग स्टेट, ठीक है ना, क्या करेंगे, क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दैट रीजन, क्या होगा, यानी कि ड्यू टू, ठीक है, इसका रीजन क्या होगा, इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस इन आयनोस्फेयर, ठीक है, और वो मूविंग स्टेज में, उसकी वजह से क्या होगा, जो मैग्नेटाइजेशन क्रिएट होगा या मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट आएगा, वो क्या करेगा, इफेक्ट डालेगा। तो यहाँ पे पूछा है आपसे कि
व्हाट एजेंसी में बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिस्टॉर्शन, तो डिस्टॉर्शन का रीजन आप बताओगे, ठीक है। आयनोस्फेयर, और आयनोस्फेयर में कौन, प्रेजेंस ऑफ आयन इन अ मूविंग स्टेज दैट क्रिएट द, आयंस होंगे तो क्या होंगे, मूविंग स्टेज में होंगे, मतलब आयंस मतलब क्या होगा, सीधे करंट, ऐसे समझो दिमाग में। तो क्या होगा, उनकी वजह से क्या होगा, फील्ड इफेक्ट क्रिएट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ऐसा आपको देखने को मिलेगा, जैसा आपसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है वो होगा। तो अर्थ है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में, ठीक है, ये भी एक चीज एग्जिस्ट कर रही है जो क्या करेगा, उसके मैग्नेटिज्म पे इफेक्ट डाल सकता है। ओके, यही ना क्वेश्चन था आपका, अर्थ फील्ड डिपार्ट फ्रॉम इज डाइपोल, ठीक है ना। ओके, तो ये क्वेश्चन का आंसर आपका ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयन इन आयनोस्फीयर, ये हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद से एफ वाले में क्या कह रहा है कि इंटरस्टेलर स्पेस हैज द एक्सट्रीमली वीक मैग्नेटिक फील्ड। ओके, फिर कह रहा है उसकी जो वैल्यू है 10 पे पावर -12 है। इंटरस्टेलर सेल स्पेस, ठीक है, स्पेस की बात कर रहा है, हैज द एक्सट्रीमली वीक मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द ऑर्डर 10 की पावर -12 टेस्ला। इसके बाद से क्या कहा जा रहा है, कैन सच अ वीक मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एनी सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंस, क्या इस वीक मैग्नेटिक फील्ड का कुछ कॉन्सिक्वेंस मतलब परिणाम देखने को मिलेगा, क्या उसके भी कुछ परिणाम हो सकते हैं। तो देखो, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर कोई चार्ज पार्टिकल, ठीक है, किसी सर्कुलर मोशन में रोटेट कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो उस पर कुछ ना कुछ क्या होगा, फोर्स लगेगा, ठीक है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड इफ अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, ठीक है ना, देन उस पर क्या होगा, कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। तो आपसे फिर से मैं क्वेश्चन पता, इंटरस्टेलर, ठीक है, स्पेस हैज अ एक्सट्रीमली वीक मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ऑर्डर दिस कैन सच अ वीक फील्ड ऑफ एनी सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंस, तो इसका आंसर आपका यही हो जाएगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस मैग्नेटिक, ठीक है ना, फील्ड, ठीक है ना, इफ अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, ठीक है ना, समहाउ, ठीक है ना, यानी कि कुछ ना कुछ क्या होगा, फोर्स लगेगा ऑन दिस चार्ज पार्टिकल, इफ एनी फोर्स, ठीक है ना, स्मॉल फोर्स इसको डेविएट करता है अपने पास से, तो क्या होगा, आपको इसके कॉन्सिक्वेंस यानी बिग बिग कॉन्सिक्वेंस इसके हो सकते हैं, यानी कि हो सकता है वो अपने पाथ को छोड़ दे। बात समझ में आ रहा है, यानी कहने का मतलब है कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड सम फोर्स, ठीक है, एग्जिस्ट करेंगे ऑन दिस चार्ज पार्टिकल, तो उसकी वजह से क्या होगा, कुछ न कुछ परिणाम मतलब कॉन्सिक्वेंस मिलेगा, ठीक है, बिग कॉन्सिक्वेंस भी मिलने देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन का आंसर ये मतलब सोच के देना है कि हाँ, ऐसा नहीं है ना बिल्कुल जीरो है, कुछ ना कुछ तो है, तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, वो छोटे बड़े मतलब वो हो सकते हैं, लेकिन होंगे बिल्कुल। और रीजन यही आपको देना है कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इफ अ चार्ज, ठीक है ना, इन मूविंग इन अ सर्कुलर पार्ट, देन इन दैट केस क्या होगा, सम फोर्स एग्जिस्ट। क्यों सर्कुलर पार्ट की बात की है, ये ऐसा होता है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इफ अ चार्ज मूविंग इन अ, ठीक है ना, या यूनिफॉर्म फील्ड होता है, अगर उसमें कोई चार्ज पार्ट जो है 90 डिग्री पे एंट्री लेता है, तो वो सर्कुलर मोशन में रोटेट करता है कि नहीं करता है, तो उस पर कुछ ना कुछ कंटिन्यूस फोर्स लगता है, तो यहाँ पे भी वही चीज रीजन दे देना था बस। तो हाँ, इसका कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस, बिग कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकता है, ठीक है। कॉन्सिक्वेंस मीन्स क्या परिणाम आपको देखने को मिलेगा, तो वो पूछा था होगा या नहीं होगा, तो होगा, ठीक है। रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल हैव अ, कौन सा फोर्स लगेगा, एफ बराबर क्यू वी क्रॉस बी, इस तरीके से, यानी इस फॉर्मूले से अगर देखें तो कोई ना कोई फोर्स उस पर लगेगा, ठीक है। तो ये आप रीजन, आप अगर जहाँ जवाब दे रहे हो वहाँ पे आप ये आंसर में रीजन दे सकते हो, तो बाय दिस फार्मूला चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर, तो स्पेस की बात कर रहा है, तो उसमें सब चीज़ें जो है वो किसी न किसी चीज़ के अराउंड रोटेट करती हैं, तो वो अगर चार्ज पार्टिकल है रोटेट करेगा, तो उस पर कोई ना कोई ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेज देखने को मिल सकते हैं। तो ये हो गया इसका आंसर। अब हम आते हैं 5.3 पे, और एक क्वेश्चन करेंगे 5.3 5.4, उसके बाद से न्यूमेरिकल है दोनों, उसके बाद से फिनिश, उसके बाद से बाद में करेंगे। इसके शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस इज द एक्सिस, कितना कह रहा है, एक बार मैग्नेट है जिसका प्लेस विथ इट्स एक्सिस एट 30 डिग्री, मान लो ये बार मैग्नेट है, ये 30 डिग्री से प्लेस किया गया, ये बार मैग्नेट है। यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बी की डायरेक्शन इधर दिया हुआ, बी की वैल्यू भी दी हुई है 0.25 टेस्ला, डायरेक्शन नहीं दिया, मैंने बना दिया, ये बी है इधर मान लिया, और ये
ये क्या है, बार मैग्नेट है जिसका एक्सिस इससे 30 डिग्री पे है। तो इस देखो बार मैग्नेट का डायरेक्शन, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, अलोंग द एक्सिस होता है। तो ये मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन हो गया। मैग्नेटिक मूवमेंट उसका कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको, नहीं दिया हुआ है, मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में है, लेकिन टॉर्क कितना मिल रहा है ये दे दिया है, 4.5 इंटू 10⁻²। ओके, टॉर्क ऑफ मैग्नीट्यूड। ओके, इसके बाद से कह रहा है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, यही पूछा हुआ है। ठीक है, बी आपको पता है। तो देखो टॉर्क बराबर क्या होता है, एम क्रॉस बी। इसको तोड़ोगे तो एम बी साइन थीटा मिलेगा। अच्छे से पता है क्योंकि ये क्या है, वेक्टर क्या बोलते हैं इसको, क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, एम की वैल्यू आपको दे रखा है, नहीं एम निकालना है, बी की वैल्यू आपको 0.25 साइन 30 डिग्री, और टाउ की वैल्यू आपको दे रखा है 4.5 10⁻²। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे m निकालना है, 0.25 को 1/4 लिख दो, और ये sin 30 को 1/2 लिख दो, और इसको 4.5 को 9/2 लिख दो, और इसको 10⁻² लिख दो। ये 2 से 2 खत्म हो गया। सॉल्व करने का तरीका है ये, करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। और यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, ये 4 इधर आ जाएगा, तो m बराबर आ जाएगा 4 इंटू, और ये 4 इंटू 9 इंटू 10⁻⁴, सॉरी -2। तो ये आ जाएगा 36 10⁻²। इसको क्या लिखोगे, 36 अपॉन 10⁻² को नीचे ले जाओ 100, ये हो गया 0.36। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी आ गई। ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, एम्पियर पर मीटर, आई ए, एम्पियर मीटर स्क्वायर लिख दीजिए। ठीक है, तो यही पूछा था, खत्म। अब इसमें और कुछ तो पूछा नहीं है आपका, 5.3 इतना ही था। ओके, तो चलिए 5.3 हो गया, ये इतना ही क्वेश्चन में पूछा था। तो ये तो आसान क्वेश्चन हो गया कि वैल्यू दे रखा था, एंगल दे रखा था, आपको सिर्फ निकालना था। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं 5.4। 5.4 में क्या कह रहा है कि एक शॉर्ट बार मैग्नेट, मैग्नेटिक मूवमेंट उसका दिया हुआ है, लग रहा है ये भी क्वेश्चन जो है वो 0.32, ठीक है ना, जूल पर टेस्ला। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, एम्पियर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो। इज प्लेस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कितना दिया हुआ है, बी कह रहा है 0.15 टेस्ला। ठीक है, बार मैग्नेट को प्लेस कर दिया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, ये भी हो गया। इफ द बार मैग्नेट इज फ्री टू रोटेट, ओके, बार मैग्नेट की टेंडेंसी क्या है, फ्री टू रोटेट वाली है, तो वो रोटेट करेगा। ओके, rotate in the plane of the field. Okay, which orientation would the correspond to stable and unstable equilibrium? तो देखिए आपसे पूछा है कि कौन से, which orientation would correspond to stable and, for stable क्या होना चाहिए, एंगल बिटवीन m एंड b क्या होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए स्टेबल के लिए, और फॉर b अनस्टेबल, ठीक है ना, थीटा बिटवीन m एंड b कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। 0 डिग्री में पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, मिनिमम आएगी, और 180 डिग्री में पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, एनर्जी आपके पास ज़्यादा होगी तो आप अनस्टेबल होगे, एनर्जी आपके पास बिल्कुल कम होगी तो आप चुपचाप पड़े रहोगे। तो अब स्टेबल के केस में, ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ये स्टेबल और अनस्टेबल का केस आ गया। देखो दोनों केस में टॉर्क की वैल्यू तो 0 हो जाएगी। ठीक है ना, अगर ये इक्विलिब्रियम की बात करोगे तो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा, टॉर्क की वैल्यू 0 हो जाएगी, लेकिन टॉर्क अनस्टेबल, सॉरी इक्विलिब्रियम स्टेबल है या अनस्टेबल टाइप का, वो डिसाइड करेगा ये एंगल। ठीक है, अब कह रहा है व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मैग्नेट इन ईच केस। ठीक है, तो एंगल पता चल गया। अब हमको क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी इस केस में निकाली, स्टेबल केस में, इसके केस में तो क्या आएगा, -mv cos थीटा, -m की वैल्यू 3, ठीक है,
एम की वैल्यू कितनी है 0 पॉइंट माइनस लगा के 0.32, बी की वैल्यू कितनी है 0.15, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी रखेंगे 0 रखेंगे, ठीक है, स्टेबल केस में। तो ये जितना वैल्यू कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है तो 0.32 इंटू 0.15 माइनस साइन के साथ, यह आ गया आपका पोटेंशियल एनर्जी, इतना जूल बोल दीजिए। अब पोटेंशियल एनर्जी इस केस में निकालेंगे तो सेम वैल्यू आएगी, बस क्या होगा साइन पॉजिटिव आ जाएगा, माइनस 0.32 इंटू 0.15, क्योंकि और यहाँ पे बस वैल्यू चेंज हो जाएगी cos 180, तो माइनस 0.32 ये 0.15 और cos 180 होता है -1, तो बस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी 0.32 इंटू 0.15, इतना जूल, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेना हो जाएगा आंसर। तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही पूछा था वैल्यू देके कि आपसे स्टेबल और अनस्टेबल केस में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले आपको इसके लिए इसका ज्ञान होना जरूरी है कि स्टेबल और अनस्टेबल क्या होता है। तो स्टेबल केस के लिए देखो इक्विलिब्रियम मतलब यहाँ पे क्या हो टॉर्क की वैल्यू 0 हो जाए, टॉर्क दोनों केस में 0 होगा। टॉर्क फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क बराबर होता है एम क्रॉस बी, तो तोड़ोगे तो एम भी साइन थीटा मिलेगा और थीटा की वैल्यू साइन के लिए थीटा अगर 0 डिग्री है तब भी साइन थीटा 0 होगा और थीटा अगर 180 डिग्री है तब भी साइन 180 0 है। तो साइन की वैल्यू 0 पे 0, 180 पे 0, तो टॉर्क की वैल्यू 0। तो टॉर्क 0 मतलब नो टॉर्क, मतलब इक्विलिब्रियम तो एग्जिस्ट कर रहा है, बट इक्विलिब्रियम किस टाइप का होगा, इक्विलिब्रियम जो है वो स्टेबल टाइप का होने के लिए 0 डिग्री होना चाहिए, अनस्टेबल होने के लिए 180 डिग्री होना चाहिए। क्या खास बात है, 0 डिग्री में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम आती है, फार्मूला क्या होता है माइनस एम बी कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू रख दो, तो उससे ये पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम आ गई। मिनिमम एनर्जी के केस में आप अपने अगर इंसान हो आप खुद लेके देखो कि अगर आपकी एनर्जी नॉर्मल छोड़िए नेगेटिव में है तो आप हिल पाओगे, नहीं हिल पाओगे, यानी कि आप स्टेबल रहोगे। उसी तरीके से यहाँ पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी में 0 से ऊपर तो कुछ ना कुछ एनर्जी होता है, तो क्या होता है कोई मोमेंट में आ जाता है। तो ये बहुत सिंपल सा फंडा है, ठीक है। 5.4 तक मेरा जो है अनसॉल्व कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद से हम 5.5 से नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, बाय बाय, टाटा।